द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आप लोगों के लिए रस टॉपिक को लेकर के लगातार वीडियोस दे रहे हैं। उसी सिलसिले में, उसी प्रक्रिया में आज हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वीर रस। तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि वीर रस होता क्या है। तो देखिए, जब हम कभी युद्ध के मैदान में जाते हैं तो जो हमारा विपक्षी होता है, जो हमारा शत्रु होता है, उसके उत्साह को, उसके कह सकते हैं कि भावनाओं को दबाने के लिए, शमित करने के लिए हमारे अंदर जो उत्साह होता है, हमारे अंदर जो जोश होता है, वो वीर रस कहलाता है। या फिर यदि कोई जैसे दीनहीन व्यक्ति है, हम उसका उद्धार करना चाहते हैं, हम उसका सहयोग करना चाहते हैं, तो उस समय उद्धार करते वक्त, सहयोग करते वक्त, हेल्प करते वक्त हमारे अंदर जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। या फिर जब हम किसी धार्मिक प्रयोजन में जाते हैं, जब हम किसी धार्मिक प्रयोजन में जाते हैं, अपने धर्म का उत्थान करना चाहते हैं, तो उस समय हमारे पास जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब हम कोई कार्य करते वक्त अपने अंदर एक एनर्जी फील करते हैं, अपने आप को बकअप करते हैं, तो वह वीर रस होता है। ये तो हो गई परिभाषा अपने शब्दों में, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। अब यही चीज़ जब हम ग्रामर की भाषा में बात करेंगे, ग्रामर की भाषा में जानना चाहेंगे, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें उसको परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं ग्रामर की भाषा में हम वीर रस को कैसे परिभाषित करते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है उत्साह नामक अस्थाई भाव। जैसा आपको पता है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो वही कह रहे हैं, उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभाव मीन्स ये जो दूसरा पार्ट है या दूसरा अंग है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो देखिए, क्रमशः जब अस्थाई भाव उत्साह विभाव के साथ, अनुभाव के साथ और संचारी भाव के साथ क्या होता है? पुष्ट होता है या पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, कहा जा रहा है कि उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, कोई भी रस होगा, उस रस में हमेशा 4 अंग होंगे और उन 4 अंगों के अंतर्गत अलग अलग विषय वस्तु हो सकती है, उसके अलग अलग तत्व हो सकते हैं। तो जैसे जो मान लीजिए, अगर हम वीर रस की बात कर रहे हैं, तो वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। और फिर देखिए, वीर रस को जो पैदा करने वाले कारण हैं, जिनको हम विभाव कहते हैं, तो वीर रस को पैदा करने वाले जो कारण हैं, वे कारण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता आलंबन, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। एक होता है आलंबन, दूसरा क्या होता है? उद्दीपन। तो देखिए, आलंबन में हमेशा जो हमारा अपोजिट होगा, जो हमारा विरोधी होगा, अर्थात जो हमारा शत्रु होगा, वह हमेशा आलंबन का काम करेगा। और फिर उद्दीपन का काम क्या करेगा? शत्रु की जो हरकतें हैं,
शत्रुओं की जो एक्टिविटी है, शत्रुओं की जो बोली है, जो भाषा है, जो उनका एटीट्यूड है, वह किसका काम करेगा? उद्दीपन का काम करेगा। अब फिर देखिए अनुभाव, तो अनुभाव में भुजाओं का फड़कना, जुबान चलना आदि सब किस में आएंगे? अनुभाव में आएंगे। फिर देखिए संचारी भाव में प्राउड होना, गर्व होना। अपने भारतीय सैनिकों को देखा होगा, भारत माता की जय। तो ये जो हमारा गर्व है, जो हमारी जो खुशी है, हमारा जो आवेग है, जो हमारा संवेग है, आपको पता है संचारी भावों की संख्या 33 होते हैं। तो उनमें से कोई न कोई आपका संचारी भाव आपके अंदर आता रहेगा, जाता रहेगा। तो उन्हीं में कुछ बताया जा रहा है, जैसे गर्व की अनुभूति या हर्ष की अनुभूति, आवेग, संवेग, ये सभी किसके? ये आपके वीर रस के संचारी भाव हैं। तो अब देखिए जो एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण पद हैं या कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जो हमसे पूछे जा सकते हैं या अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं एग्जाम्पलों को एक बार हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इन्हें हम इन उदाहरणों के माध्यम से यह दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में अगर यह एग्जाम्पल आते हैं तो हम उनको बहुत ही आसानी से बता पाएँ कि यह वीर रस के एग्जाम्पल हैं या उदाहरण हैं। तो देखिए पहला आपका उदाहरण है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो यह जो देखिए उदाहरण है, इस उदाहरण में बात की जा रही है कि जो सन 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार से एक वीरांगना की भांति अंग्रेज़ों से युद्ध किया था और अपनी तलवारों के नोक पर अंग्रेज़ों को नचाया था। मतलब उन्होंने किस प्रकार से अपनी वीरता प्रकट की थी, यह बात हम लोगों ने बुंदेलों या बुंदेलवासियों या बुंदेल के निवासियों के द्वारा हमने उनके मुंह से सुना है। तो यहाँ पे यह चीज़ सुनते हुए, कहते हुए हमारे अंदर जो सुन रहा है, जो गा रहा है, सब के अंदर वीर रस का क्या हो रहा है? भाव पैदा हो रहा है। तो यह जो पद है, इस पद को पढ़ने के बाद हमारे अंदर भी उत्साह पैदा होता है। अतः यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पे वीर रस है। ओके, दूसरा देखिएगा, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी एक प्रकार से हमें इसको पढ़ करके हमारे अंदर उत्साह आ रहा है, हमारे अंदर जोश आ रहा है, हमारे अंदर वेग आ रहा है, संवेग आ रहा है। किसके लिए? कि जो हमारा ब्लड है, हमारा जो खून है, हमारे अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, अगर हम उसको अपने देश के ऊपर न्यौछावर नहीं कर सकते हैं, अगर हम उसको अपने देश के ऊपर समर्पित नहीं कर सकते हैं, तो हमारे इस खून का क्या मतलब है, हमारे इस पावर का क्या मतलब है। तो देखिए इस प्रकार की कविताओं में भी हमारे अंदर कहीं न कहीं एक उत्साह पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने का, अपने देश के प्रति मर मिटने का। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो उत्साह होगा, वीर रस होगा, तो हमें किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है।
तो यहाँ भी यह जो आपको पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में भी हमारे अंदर उत्साह पैदा हो रहा है। और जहाँ पे उत्साह पैदा होगा, जहाँ पे उत्साह का भाव आएगा, वहाँ पे वीर रस होता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो हमें। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में अभिमन्यु अपने आप को बकअप करते हुए, उत्साहित करते हुए बोल रहे हैं, कह रहे हैं, आप मुझे कम आंकने की भूल मत कीजिए, आप हमें किसी भी प्रकार से कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि मेरे पास जो शक्ति है, मेरे पास जो पावर है, उस शक्ति के द्वारा, उस पावर के द्वारा मैं यमराज को भी परास्त कर सकता हूँ, मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ, मतलब मैं अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अभिमन्यु हैं, जिस प्रकार से अपने आप को उत्साहित कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर बकअप कर रहे हैं, तो इसमें भी उत्साह नामक अस्थाई भाव प्रस्तुत हो रहा है, पैदा हो रहा है। और फिर वही चीज़ है, जहाँ पे उत्साह नामक अस्थाई भाव पैदा होगा, वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से लिप्त होते हुए या फिर पुष्ट होते हुए किस रस का, वीर रस को प्रस्तुत करता है या वीर रस में परिणत हो जाता है। अंतिम देखिएगा, बहुत ही फेमस है, बहुत सुना होगा, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो सभी लोगों ने महाराणा प्रताप के शौर्य की बात सुनी है। तो राणा प्रताप जितने वीर थे, जितने महान योद्धा थे, उनके साथ रहने वाले लोग भी उतने ही वीर थे। आपने कभी किसी अन्य घोड़े के विषय में ऐसा नहीं सुना होगा कि उसकी स्टैचू बनाए गए हों, उसके नाम से मतलब कि कोई उपमाएं दी जाती हों, लेकिन महाराणा प्रताप का जो चेतक था, वो इतना कह सकते हैं कि शक्तिशाली था, इतना बलशाली था, या इतना अपने कार्य में निपुण था कि वह जो था, जब युद्ध का समय होता था, युद्ध के क्षेत्र में वो बहुत तेज गति से दौड़ता था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। और फिर क्या कर रहे हैं कि उसकी जो गति थी इतनी तीव्र थी कि उसकी गति की तुलना या उसके गति को हवा भी पा नहीं सकता था। तो यहाँ पर भी देखिए, एक प्रकार से यह जो चेतक है, चेतक के उत्साह को, घोड़े के उत्साह को बढ़ाने का या उसके उत्साह को या उसके वीरता को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें भी कौन सा रस है, वीर रस है। तो इस प्रकार से मैंने आपसे अभी जो चर्चा किया वो हमारा टॉपिक वीर रस का था। तो आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहला वीडियो जो आपको दिया था उसमें मैंने रस किसे कहते हैं, रस की क्या परिभाषा है भरत मुनि के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, फिर रस के जो अंग हैं अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो मैंने डिफाइन किया था कि उसको डिस्क्राइब किया था कि अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको इसका पृष्ठभूमि बना करके दिया था। फिर मैंने सेकंड वीडियो में इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको सबसे पहले श्रृंगार रस पढ़ाया था। फिर मैंने दूसरे वीडियो में इसी ट्रिक को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको अद्भुत रस पढ़ाया था। और फिर मैंने तीसरे वीडियो में कंटिन्यू करते हुए मैंने करुण रस आपको पढ़ाया था। और आज का जो हमारा वीडियो है यह आपका पार्ट
5 है, 5वां वीडियो है हमारा। और इस 5वें वीडियो में मैंने आपको बी रस के विषय में पढ़ाया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारा सपोर्ट करते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।